Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a chapter number 7, and that is a quite interesting chapter. The name of this chapter is Alternating Current. तो पूरा चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। थियोरी वाइज ये चैप्टर कंप्लीटली ख़त्म हो गया है। आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है उसको हम ख़त्म करेंगे और उसके बाद उसके एमसीक्यू जो है, जो मुझे टेक्सचुअल टाइप के एमसीक्यू, कुछ एमसीक्यू मुझे आपको करवाना है, वो मैं आपको कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंपल्सरीली उसका जो असाइनमेंट है, सेल्फ लर्निंग का एमसीक्यू है, वो आपको कंपल्सरीली सॉल्व करके लाना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली 8th चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फटाफट आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हमने क्या किया था। वैसे एवरी टाइम आई एम व्हेन आई स्टार्ट द लेक्चर आई एम गोइंग टू गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन व्हाट वी हैड लर्नड। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर में हमने पहले इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस के साथ जनरेटर मतलब एसी सोर्स को कनेक्ट किया था एंड वी फाउंड द इक्वेशन ऑफ द करंट, maximum value of the current, phase the difference between the voltage and current, and we also drawn the graph. We also had drawn the graph of voltage and current versus time, as well as we also had found the phase diagram of a voltage and current in every cases. तो सारे cases में apart from that, in all the cases we also had found the average power, that is a real power or dissipated power. तो इतना चीज़ हमने हर एक केस में किया था। उसके बाद इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया था। उसके साथ जनरेटर सोर्स एज ए सोर्स एसी सप्लाई हमने दिया था एंड हमने फेजर डायग्राम के द्वारा करंट का मैक्सिमम वैल्यू एंड वी एंड आई के बीच में हमने फेज डिफरेंस फाइंड किया था। और हमने वहाँ पे ऐसा देखा था कि अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस का इफेक्ट ज़्यादा है तो कौन लेगिंग होगा, कौन लीडिंग होगा, कोई बताएगा मुझे? इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, इंडक्टर का इफेक्ट ज़्यादा है, तो फिर कोई बताएगा मुझे कौन लीड करेगा, कौन लीड करेगा? इंडक्टर। और वो इंडक्टर का इफेक्ट ज़्यादा है तो करंट लेगिंग होगा या वोल्टेज लेगिंग होगा? करंट लैगिंग। अगर इंडक्टर का इफेक्ट ज़्यादा है तो करंट विल बी लेग बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज समथिंग समथिंग। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है तो करंट लीड करेगा, करंट लीड करेगा। और उसके बेस पे हमने कुछ अलग अलग केसेस भी हमने डिस्कस किए थे। 5-6 केसेस था, ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर, आरएल सीरीज, आरसी सीरीज, एलसी सीरीज, और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने रेजोनेंस का टॉपिक डिस्कस किया। हमने ऐसा डिस्कस किया कि अगर जनरेटर का जो फ्रीक्वेंसी, जनरेटर इज कंसिडर टू बी एक्सटर्नल सोर्स, तो एक्सटर्नल सोर्स का मतलब जनरेटर का अगर फ्रीक्वेंसी 1/2 1/√LC अगर रखते हैं तो इम्पीडेंस के इक्वेशन में रिएक्टिव कंपोनेंट मतलब एक्सएल माइनस एक्सी वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। इंडक्टेंस, इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम, इम्पीडेंस becomes minimum and current magnitude or amplitude of the current becomes maximum. This phenomenon is known as a LCR series resonance। और ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद रेजोनेंस कर्व और उसके द्वारा बैंडविड्थ एंड क्यू फैक्टर का थ्योरी भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने रियल पावर, VRMS, IRMS, कोस फाई, वेर कोस फाई इज अ पावर फैक्टर, और उसके स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे। आफ्टर दैट वी डिस्कस अ प्योर LC सर्किट। चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ, आइडियल इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमको पता चला था कि भाई जो चार्ज होता है वो कैपेसिटर के 2 प्लेट के अक्रॉस ओसिलेट करता है और इसी को LC ओसिलेशंस बोलते हैं। और उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी 1/2 √LC है।
तो अब जाके पता चला कि एलसी ऑसिलेटर का चार्ज का ऑसिलेशंस का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो 1/√LC है, ओमेगा इक्वल्स टू, एंड जनरेटर का भी, अगर जनरेटर का भी फ्रीक्वेंसी वही रखते हैं 1/√LC, तो ये फिनोमिनन हो जाएगा कि सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटर्नल पैरामीटर का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड माने यहाँ पे करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। तो वही तो डेफिनेशन था 11th स्टैंडर्ड में, वो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको ये समझाया था कि भाई मैकेनिक्स के अंदर अगर SHM है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस है, तो यहाँ पे LC ऑसिलेशंस है। मैकेनिक्स के अंदर अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन है तो यहाँ पे LCR सीरीज सर्किट, नॉट AC सर्किट, ओनली LCR सीरीज सर्किट है। मैकेनिक्स के अंदर अगर फोर्स्ड ऑसिलेशंस है तो यहाँ पे हो जाएगा LCR सीरीज AC सर्किट हो जाएगा। और उसके मैंने कंपैरिजन के इक्वेशंस भी लिखे थे। एंड उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्कस किया था, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्कस किया था। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या कर सकता है कि वो आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा कि आउटपुट वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। बट हमको ये पता है कि ट्रांसफॉर्मर कैन वर्क ओनली इन द AC वोल्टेज। वो DC पे काम नहीं कर सकता, वो AC पे ही काम करेगा। ट्रांसफॉर्मर क्या कर सकता है तो बोले तो AC वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ऐसा करने से हमको बेनिफिट क्या होता है तो बहुत ही बेनिफिट होता है। मेन उसका जो बेनिफिट है वो ये है कि हम ट्रांसमिशन के दौरान पावर ट्रांसमिशन, आपको पता है कि पावर स्टेशन से हमको पावर बहुत ही इंटीरियर पार्ट, मतलब विलेजेस में आपको पहुंचाना होता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल उसको करना पड़ता है। तो उस दौरान, ट्रांसमिशन के दौरान पावर डेसिपेशन को मिनिमाइज करने के लिए, पावर ट्रांसमिशन के दौरान पावर डेसिपेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम अगर हाई वोल्टेज से पावर को ट्रांसमिट करेंगे, अगर हाई वोल्टेज से उसको ट्रांसमिट करेंगे तो करंट रिड्यूस हो जाएगा, और करंट अगर रिड्यूस हो जाएगा तो पावर लॉस भी रिड्यूस हो जाएगा। सो दैट इज द मेन टारगेट, दैट इज द मेन टास्क ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का ये मेन एप्लीकेशन है। उसके और अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे दूसरे भी एप्लीकेशन है, वो आपने शायद मैंने वो नहीं कराया था क्वेश्चन, बट आपको मैंने रीड करने का बोला था, शायद आपने रीड किया होगा। ट्रांसफार्मर के लिए हमने ये प्रूव किया था कि सेकेंडरी का वोल्टेज VS अपॉन VP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP इज इक्वल्स टू IP अपॉन IS, करंट में उल्टा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो R। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर मैंने खत्म किया, पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज कराया। अब कुछ न्यूमेरिकल्स जो बाकी है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। मैंने जैसे आपको ये बोल दिया है कि जो क्वेश्चन स्किप किए हैं बोर्ड के एग्जाम में से, तो उसको मैं कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन, बट वो अब सिलेबस खत्म होने के बाद मैं कराऊंगा। तो अभी जो चीज़ अभी है वो हम करेंगे। वैसे भी CBSE वाले बच्चे को तो ऐसा कोई बाइफर्केशन न्यूमेरिकल्स में है नहीं, उन लोगों को तो करना ही है वैसे भी, बट वो मैं ये ख़त्म होने के बाद सारा कुछ करा दूंगा। तो अभी मुझे ये बताओ कि इलस्ट्रेशन में कौन कौन सा बाकी है, इलस्ट्रेशन हमने कहाँ पे अटके हैं, मुझे ये बताओ। चलो, क्या इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 6 खत्म हो गए हैं फ्रेंड्स? अरे हाँ के ना तो बोल दो। फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। तो क्या 1 to 6 खत्म हो गए हैं? हाँ सर। हाँ सर। और इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है ना, वो एक्चुअली फेज डायग्राम के ऊपर से है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी आपके कंटेंट में नहीं है बोर्ड के एग्ज़ाम में, गुजरात बोर्ड वालों को, बट उसकी अभी ज़रूरत भी नहीं है। तो 7th इलस्ट्रेशन में है ना, वो अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करवा दिया कि बाकी है? लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 8 कराया था, बाकी है। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करा दिया था लास्ट टाइम। एम आई राइट फ्रेंड्स? लास्ट टू लास्ट लेक्चर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9, 8th एंड 9th दोनों साथ में ही कराए होगे।
बिकॉज इसके अंदर ऐसा ही है कि भाई प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर अगर हमें ये चेंज करते हैं तो 8th एंड 9th वे ऑलरेडी हैड डन, और 10th भी मैंने करा दिया होगा। एयरपोर्ट के अंदर वो जो हाँ ये तीनों साथ में कराया था। एयरपोर्ट के मैंने बताया था वो आपको हाँ सर, बताया था। डिटेक्टर के बारे में मैंने, हाँ तो 8th 9th एंड 10th मैंने ऑलरेडी करा दिया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 जो लास्ट इलस्ट्रेशन बाकी है वो अभी डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 11 है उसके, वहाँ पे आप आ जाओ। कि ये भी करा दिया था? हाँ ये भी हो गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 हो गया है। द नहीं इलस्ट्रेशन नहीं हुआ, अच्छा, एक्सरसाइज हो गया। ओके गुड। तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा है कि शो दैट इन द फ्री oscillation, show that in the free oscillations of LC circuit, in the free oscillation of the LC circuit, the sum of energy stored in the capacitor and inductor is remains constant with the time. तो पहली बात तो ये कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ। चलो तो बोले ये तो LC oscillations का टॉपिक है, LC सर्किट का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स कोई मुझे बताएगा कि हमने चार्ज का फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था वहाँ पे? LC सर्किट में हमने चार्ज का फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था? Q इक्वल्स टू QM cos omega naught t, or if you remember that the current was given by QM omega 0 sin omega naught t। और अब यहाँ पे मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे ये प्रूव करना है कि सम ऑफ एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर प्लस एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, ये इंडक्टर एंड कैपेसिटर का एनर्जी का जो सम है वो मुझे ये प्रूव कर देना है कि वो टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताओ कि कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी होता है, कोई बताएगा फॉर्मूला मुझे? हाफ CV स्क्वायर। अपार्ट फ्रॉम दैट एनीबडी एल्स, इसके अलावा कोई इक्वेशन है? हाफ Q बाय V। मुझे जो सुनना था वो आप नहीं बोले, बाकी दोनों बोल गए। तो क्यू स्क्वायर बाई 2C। और इंडक्टर का बोलो? हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर, वेरी गुड। चलो अब मुझे ये बताओ कि Q का वैल्यू क्या है? तो बोले QM कोस ओमेगा टी है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज QM स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2C प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। आई का है QM स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब फ्रेंड्स ये QM स्क्वायर बाई 2C एज इट इज़ रखता हूँ, कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी भी एज इट इज़। चलो मुझे ये बताओ कि ये ओमेगा स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? एनीबडी हैविंग आइडिया? ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 बाय LC। 1 अपॉन रूट एल सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 बाई एल सी हो जाएगा। 1 अपॉन रूट एल सी का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एल सी। अब देखो ये एल कैंसल, तो बाकी क्या बचेगा फ्रेंड्स? क्यू एम स्क्वायर बाई 2C, यहाँ पे बचेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी, और उसके बाजू में क्या बचेगा? वहाँ पे भी QM स्क्वायर बाई 2C साइन स्क्वायर ओमेगा टी बचेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे QM स्क्वायर बाई 2C को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो बाकी बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी। तो मुझे ये बताओ भैया, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है? 1 वो तो 1 हो जाता है। तो फिर बचेगा क्या? फिर क्या बचेगा? QM स्क्वायर बाय 2C। तो QM स्क्वायर बाई 2C। तो क्या यहाँ पे अभी जो लास्ट में आंसर आया, क्या उसमें कोई टाइम वेराइंग टर्म है? टाइम वेराइंग टर्म अभी बचा है कोई? नो सर। नो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? दिस विल रिमेन्स
कांस्टेंट एंड दैट इज वी वांट टू प्रूव। बट यहाँ पे हम ऐसा मान के चलेंगे, कोई मुझे बताएगा क्या मान के चलेंगे हम यहाँ पे? हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, कोई बताएगा मुझे? मुझे बताएगा In कि हमने यहाँ पे क्या अजम्पशन किया है? energy stored in capacitor और inductor constant है। नहीं 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 नहीं, गंदी बात। यहाँ पे हमने ऐसा अज्यूम किया हुआ है कि भले ही ये एलसी ओसिलेटर है, बट यहाँ पे जो ओसिलेटिंग चार्ज है, वैसे ओसिलेटिंग चार्ज का एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। ओसिलेटिंग जो चार्ज है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, और बिकॉज ऑफ दैट ये जो एलसी ओसिलेटर सर्किट का जो एनर्जी होता है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता है। बट हम यहाँ पे ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो ओसिलेटिंग चार्ज है वो किसी भी टाइप का रेडिएशन अभी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका जो टोटल एनर्जी टाइम के साथ वेराई नहीं होगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका एनर्जी कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? સર તો પછી ફોર્મ્યુલામાં ટી ટર્મ આવવું જોઈએ ને? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि हमने ये जो प्रूव किया वहाँ पे ऐसा अजम्पशंस किया हुआ है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में जो चार्ज है ना, वो जब ओसिलेट होता है तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट होता है, उसके जो एनर्जी है। तो ग्रेजुअली टाइम के साथ क्या होता है कि उसका एनर्जी टाइम के साथ डिक्रीज होता है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एमिशन होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होता है, और वो एनर्जी कहाँ से आएगा? सो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट एट द फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द एलसी सर्किट। तो यहाँ पे जो भी मैंने प्रूफ दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया है, लिखा हुआ है यहाँ पे, वो ऐसा अजम्पशन करके लिखा है कि कोई रेडिएशन अभी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, अदरवाइज तो टाइम के साथ एनर्जी डेफिनेटली डिक्रीज ही होगी। इज दैट क्लियर? યસ સર. सो फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 11 is over. अब कोई इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, उसके बाद देख लेते हैं, नहीं है। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाओ फ्रेंड्स। चलो मुझे ये बताओ कि एक्सरसाइज के 1 to 10 खत्म हो गए कि इसमें कोई बाकी है? 1 to 11 देखो तो। एक्सरसाइज હો ગઈ. मतलब सारे 11 तक सारे हो गए, देखो तो। ये 11 भी खत्म कर दिया है कि बाकी है? હા સર. 11 भी हो गया. हो गया है ना? ओके, तो फ्रेंड, हाँ सर. हाँ, ये एडिशनल एक्सरसाइज में मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर भी, बट अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। मेरा टारगेट ये है कि आपका 15th ऑफ जनवरी तक आपका मुझे पूरा सिलेबस ख़त्म कर देना है। अभी जो 8th चैप्टर ऑनवर्ड्स जो चैप्टर है उसमें एक आध चैप्टर बड़ा है, प्रॉब्ली ऑप्टिक्स जो है ना, रे ऑप्टिक्स, वो थोड़ा बड़ा है, अदरवाइज सारे चैप्टर्स बहुत ही छोटे छोटे हैं अभी। तो 15th ऑफ जनवरी तक मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद सारे जो भी हमने, देखो 1 to 6 चैप्टर में तो हमने एडिशनल एक्सरसाइज के साथ पूरा किया था। अब 7th एंड ऑनवर्ड्स चैप्टर जो है ना, उसके एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ये खत्म होने के बाद रिवीजन के टाइम मैं 100% करा दूंगा, और आपको भले ही एग्जाम में नहीं है बट आपको करना भी चाहिए, सो दैट योर कंसेप्ट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। बट अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। वैसे मैंने आपको व्हाट्सअप में एक फाइल सेंड किया हुआ है जिसमें जो क्वेश्चन गुजरात बोर्ड के अंदर स्किप हुए हैं वो उसका लिस्ट मैंने दिया हुआ है। सीबीएसई वालों को तो सारा करना ही है। अच्छा चलो, अब मैं कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा, और जब आप नेक्स्ट टाइम आते हो फ्रेंड्स, तो कंपल्सरीली आप असाइनमेंट के एमसीक्यू सॉल्व करके लाना।
ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज है, आप मुझे उसके आंसर देने का ट्राई करो। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आप खुद सोचो। फॉर द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर व्हाट इज द रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आर इज इक्वल्स टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, बोलो क्या आना चाहिए? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, Less than. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या आना चाहिए, बोलो भैया? Less than 1. हाँ एग्जैक्टली, लेस देन 1 आएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता तो Greater than. हाँ। चलो सेकंड क्वेश्चन, इन एल आर सर्किट, AC circuit, at a time t the current is I and the rate of the change of current is di by dt, then what is the potential across the inductor? चलो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलो क्या होना चाहिए? ए, क्या आएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलो थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन डू, व्हाट इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? अगेन ऑप्शन ए। अगेन ऑप्शन ए, वेरी गुड, 1/2 pi root LC। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इट्स ओके। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको वोल्टेज का फॉर्मूला दिया हुआ है, करंट का फॉर्मूला दिया हुआ है, और मुझे यहाँ पे पावर फाइंड करना है। चलो किसी को याद है व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द पावर? वी पावर का बेसिक फॉर्मूला याद है किसी को? एनीबॉडी रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ द पावर? वी आई। I. नहीं नहीं नहीं, गंदी बात कर रहे VRMS IRMS cos phi. हो। वेरी गुड, कौन बोला? Aditya. कौन बोला? Aditya. आदित्य, वेरी गुड। सो पावर का जो बाप इक्वेशन था, जनरलाइज्ड फॉर्मूला था, जनरलाइज्ड फॉर्मूला था जो पावर का, दैट वाज आई रमेश वी ऑल रमेश, आई रमेश वी ऑल रमेश cos phi, where phi is the phase difference between the current and voltage। तो मुझे ये बताओ कि ये जो है ना वो वोल्टेज का फेज है, ये करंट का फेज है, तो फेज डिफरेंस कौन कितना है? 5/3। देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि whenever you wants to find the phase difference, तो आपको ये पहले फाइंड करना है कि दोनों का फंक्शन तो सेम है ना। हाँ, दोनों साइन फंक्शन ही है तो ही आप कंपेयर कर सकते हो। कभी कभी क्या करते हैं, एक साइन फंक्शन देते हैं और एक कोस फंक्शन देते हैं, तो उसके बाद पूछते हैं। देखो मैं आपको दिखाऊँ, एक जगह पे मैंने क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे भी पावर ही पूछा था, वहाँ पे भी पावर ही पूछा था, और क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि भाई वोल्टेज का इक्वेशन साइन 100t एंड करंट का इक्वेशन था आई 100 कोस 100t। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने क्या किया, मिस्टेक किया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ऐसा मान लिया कि भाई यहाँ पे भी 100t है, यहाँ पे भी 100t है, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 એટલે એવું तो વિચાર્યું છે। ऐसा सोचा और गलत आंसर लेके आए, बट एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल में ऐसा होगा कि करंट का जो इक्वेशन है ना कोस 100t, वो नहीं चलेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? साइन। हाँ, उसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन 100t प्लस पाई बाई 2, इज दैट क्लियर? कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो अब सोचो, अब ये दोनों के बीच में फेज, अब देखो अब दोनों साइन फंक्शन है, और अब देखो कि फेज डिफरेंस कितना है? 5/2। पाई बाई 2। तो पावर का आंसर क्या आएगा? 0। 0 आ जाएगा। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आया पूरा चीज? यस सर। मैं ट्राई कर रहा हूँ। સર ડાયરેક્ટ મલ્ટીપ્લાય કરી નાખ્યું હોય તો એને તો વાંધો નહીં પડે ને। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा। वो हमको इस चैप्टर में कभी भी इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करना होता ही नहीं है। हमको ऑलवेज एवरेज पावर या रियल पावर या एवरेज पावर या रियल पावर या आपको whenever you ask the power, that means you wants to find the average power or dissipated power. Is that clear? યસ સર। સર અને પાવરમાં મને ડાઉટ છે, આપણે એવું ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હોય કે પાવર શું છે, તો બી આપણે I²R કરીએ અને એવું કહે કે ઓહમિક લોસ જે છે જૂલ હીટિંગ એ ફાઇન્ડ કરો પાવર, તો બી I²R છે, એટલે हाँ, मतलब શું? તો मेरी પછી मेरी 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 बात सुनो।
चलो ये IRMS VRMS cos phi है, यस और नो? यस सर। चलो IRMS VRMS के बदले में क्या लिख सकता हूँ? IRMS इंटू Z लिख दूँ? यस सर। IRMS इज इक्वल्स टू VRMS बाई Z होता है। यस सर। तो VRMS के बदले में क्या लिख सकता हूँ? ZIRMS। अच्छा, एंड cos phi के बदले में क्या लिख सकता हूँ? इज दैट क्लियर? હા સર. સર એટલે ડિફરન્સ કોઈ છે કે પાવર કન્ઝ્યુમ્ડ અને પાવર લોસ એમાં કોઈ ડિફરન્સ दोनों કરી? सेम ही हुआ। पावर कंज्यूम्ड बोलो, देखो मैं 3-4 वर्ड बोलता हूँ, वो सभी सेम ही हुआ। एवरेज पावर, पावर लॉस, डेसिपेटेड पावर, रियल पावर, रियल पावर, ये सारे वर्ड का मीनिंग एक ही हुआ। एवरेज पावर, रियल पावर, लॉस्ट पावर, डेसिपेटेड पावर। और वो सबको आप बोल सकते हो IRMS VRMS कोस फाई, या I²IRMS² भी बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? ઓકે સર. સર તો બધી એનર્જી તો હીટમાં કન્વર્ટ થઈ જવી જોઈએ ને? हाँ, तो वो जो भी पावर डेसिपेट होगा वो हीट के द्वारा ही होगा। जितना भी पावर डेसिपेट होगा वो हीट में ही डेसिपेट होगा। और સર તો હીટમાં ડાયરેક્ટ થશે તો પછી પેલો ઇલેક્ટ્રોન એટલે જે આપણે જેની માટે આપણે સર્કિટ બનાવી છે એ વસ્તુ કામ જ નહીં કરે ને, બધું હીટમાં જતું જશે તો? नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। देखो, करंट फ्लो होना अलग बात है और पावर डेसिपेट होना अलग बात है। करंट फ्लो होगा, वो अगर पावर पूरा डेसिपेट हो रहा है तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर है तो वहां पे पावर डेसिपेशन कितना था? ओनली जीरो था। 0. बट तो इसका मतलब क्या ऐसा था कि करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है? क्या ऐसा था? નહીં. फ्लो हो रहा था। उसको वॉटलेस करंट, जहाँ पे पावर लॉस जीरो होता है वहाँ पे जो करंट फ्लो होता है उसको वॉटलेस करंट बोलते हैं। तो ऐसा सोचना लाजमी नहीं है कि अगर पावर पूरा हीट में कन्वर्ट हो जाता है तो करंट ही फ्लो नहीं होगा। करंट तो फ्लो होगा, सर्किट तो वर्क करेगा। इज दैट क्लियर? સર એટલે આ પાવરનો ફિઝિકલ મીનિંગ શું છે, કહેવા શું માંગે? अब पावर का फिजिकल मीनिंग ये है कि सर्किट में, AC सर्किट में आप रेजिस्टेंस लगाते हो तो इतना पावर वो एज ए हीट डेसिपेट होगा। जो सप्लाई में से इतना, सप्लाई जो आप दो दे रहे हो उसमें से इतना पावर वो डेसिपेट होगा आपका। उसका मीनिंग ऐसा है। ઓકે સર. बट अगर वो पावर डेसिपेट हो रहा है तो इसका बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट तो नहीं है। बट जब आप कोई AC सर्किट बनाते हो तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपका कितना लॉस है, अपना आपका सर्किट में कितना लॉस होने वाला है, वो तो आपको पता होना चाहिए ना। હા સર. और दूसरी बात कि AC सर्किट हम बनाते क्यों है? तो भाई AC सर्किट बनाने का बहुत बहुत अलग अलग टाइप के सिचुएशन में वो काम आएगा। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल हमने ये चैप्टर में पढ़ा था कि ट्यूनिंग सर्किट। तो ट्यूनिंग, रेजोनेंस, ट्यूनिंग सर्किट, तो वहाँ पे चैनल का सिलेक्शन, चैनल का बैंडविड्थ, वो सब AC सर्किट से ही तो डिफाइन होता है। उसके द्वारा ही तो पता चलता है कि ये चैनल कितना बैंडविड्थ ऑक्यूपाई करेगा। तो ये सारे, अब जैसे आप इंजीनियरिंग में जाओगे यहाँ पे तो बहुत ही AC सर्किट के बहुत ही बेसिक केसेस है। जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि ये AC सर्किट का काम क्या क्या है। इज दैट क्लियर? ઓકે સર. बट यहाँ पे तो वापस से अपने हमारे जो बेसिक टारगेट है वहाँ पे आ जाते हैं। तो IRMS का मतलब क्या हुआ बोले तो IM/√2। VRMS का मतलब क्या हुआ बोले तो VM/√2। एंड यहाँ पे फाई क्या है? तो यहाँ पे तो साइन फंक्शन ही है। तो फेस डिफरेंस जो होगा है वो π/3 होगा। अब मैंने ये IM/√2 क्यों लिखा? बिकॉज मेरे पास है ना करंट का मैक्सिमम वैल्यू एंड वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू ही था। तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है भैया? देखो ध्यान से देखो, मिली एम्पियर है। तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो 100 नहीं है, 100 मिली एम्पियर है। वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू तो 100 ही है। √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा एंड कोस 60 का भी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 बचेगा, 10⁻³ है ना, इसलिए 10 बचेगा, 10/4। तो आपका जो डेसिपेटेड पावर होगा वो 2.5 वॉट होगा। तो क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? યસ સર. चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलो बताओ फ्रेंड्स। यहाँ पे हमको ऐसा बोला गया है कि LC सर्किट है।
तो एलसी सर्किट में वैसे इंडक्टर का इफेक्ट ज़्यादा है। तो देखो एक चीज़ तो कन्फर्म्ड है कि ओनली एलसी एसी सर्किट है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म्ड है कि जो tan phi होता है ना वो XC माइनस XL बाय R होता है। अब यहाँ पे R तो है ही नहीं, R तो नहीं है, मतलब phi टेंस टू इनफाइनाइट होगा बिकॉज डिनोमीटर में 0 हो जाएगा। अगर डिनोमीटर 0 है तो tan phi टेंस टू इनफाइनाइट, तो phi का कौन सा वैल्यू है कि जिसमें आपको अनडिफाइंड आंसर मिलेगा इनफाइनाइट? तो बोले प्लस और माइनस पाई बाई 2। तो या तो प्लस पाई बाई 2 या तो माइनस पाई बाई 2। तो मुझे सोच के बताओ कि फाई का वैल्यू क्या आएगा। हाँ वो पाई बाई 2 आएगा, बट मुझे ये बताओ कि कौन आगे होगा। पाई बाई डिफरेंस, फेस डिफरेंस तो पाई बाई 2 है, वो कंफर्म्ड है, बट करंट लीडिंग होगा या वोल्टेज लीडिंग होगा? एज अ XL greater than XC, I should say phi should be taken minus pi by 2. And what does it mean? It means that करंट लैगिंग। it means that current lags behind the voltage by phase pi by 2। चलो क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? यस सर। Current lags behind the voltage by 5 by 2 in phase. That should be the answer. आया बात समझ में फ्रेंड्स? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। इन द LC oscillator सर्किट, देखो वापस से LC oscillator की बात है। तो हैविंग कंप्लीटली चार्ज कैपेसिटर विद द पैसेज ऑफ टाइम। चलो टाइम के साथ एक्चुअल में क्या होगा, सर्किट का टाइम के साथ एक्चुअल में क्या होगा? मुझे कोई बताएगा व्हाट इज हैपनिंग विद द टाइम? तो आपको पता है कि LC ओसिलेटर के अंदर, याद करो मैंने आपको बताया था। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। हाँ ओसिलेटिंग चार्ज क्या करेगा? हाँ कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होगा, वो बराबर है, बट ओसिलेटिंग चार्ज क्या करता है एक्चुअल में? चार्ज ऑसिलेट करे। अरे वो मैं बोल रहा हूँ ना, वो ओसिलेटिंग चार्ज क्या करता है? करंट। ओसिलेटिंग चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर LC सर्किट में प्रोड्यूस होगा तो सर्किट का खुद का एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर्किट का एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा टाइम के साथ? इंक्रीज। डिक्रीज। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है अच्छा हाँ तो डिक्रीज। उसके पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा ना। सो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, it is not having energy free of cost, it is having the energy at the cost of the energy of the circuit। तो सर्किट का खुद का एनर्जी टाइम के साथ डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे है कोई ऐसा ऑप्शन इन द LC oscillator having a completely charged capacitor with the passage of time इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज? नहीं, इलेक्ट्रिक करंट तो ऑल्टरनेटिंगली वेराई होता है। एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीज, मुफ्त में एनर्जी इंक्रीज होगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ एनर्जी डिक्रीज होगा, क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होता है। और डी ऑप्शन देयर इज अ कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन नहीं। अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस एमिशन होता ना, कंटिन्यूअस एमिशन, तो ये डी ऑप्शन बी वैलिड होता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंटिन्यूअस एमिशन होगा, तो डी बी करेक्ट हो जाता। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब यस सर। ऑप्शन कौन सा? देखो जो चैप्टर नंबर 7 का जो एंड है ना, वही चैप्टर नंबर 8 का स्टार्टिंग है। चैप्टर नंबर 8 वही तो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे। हम चार्ज को ओसिलेट कराएंगे और चार्ज के ओसिलेशन के द्वारा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7, चलो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि AC सर्किट है, उसमें करंट 2 एम्पियर है, वोल्टेज 220 वोल्ट है और पावर दिया हुआ है। तो आपको पावर फैक्टर फाइंड करना है। मैंने आपको पहले भी बोल दिया था, एक बार फिर से बोल देता हूँ कि यहाँ पे पावर का मतलब क्या हुआ, डेसिपेटेड ही पावर ही आपको लेना है, मतलब IRMS VRMS cos phi ही लेना है।
तो पावर आपको 40 दिया हुआ है, वोल्टेज भी आपको दिया है 220, करंट भी 2 दिया हुआ है, एंड आपको पावर फैक्टर फाइंड करना बोला है। तो क्या आप ये सिंप्लीफाई कर सकते हो? यस सर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 8, ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन ऐसा है कि इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ अ टू इंडक्टर is a 2.4 Henry when connected in parallel and 10 Henry when connected in series। देखो शायद मैंने आपको बात किया हुआ है कि इंडक्टर का जो होता है ना वो कम्प्लीटली आपको रेजिस्टेंस के हिसाब से ही सोचना है। इंडक्टर का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली रेजिस्टेंस जैसा होता है। तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि भाई 2 इंडक्टर है, उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का 2.4 है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 2.4 है, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला L1 प्लस L2 वो 10 है। तो ऐसा दो वैल्यू सोचो कि जहाँ पे L1 प्लस L2 10 आ जाए एंड L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 2.4 आ जाए। तो ऐसे कौन कौन से वैल्यूज हो गए कि जो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? तो बोलो कौन से वैल्यू हो गए? 6 and 4। हाँ, तो L1 इज इक्वल टू 6 हेनरी ले लो, L2 इज इक्वल टू 4 हेनरी ले लो, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। चलो, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेज। देखो एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्मर का ही तो यूज करेंगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एलसी सर्किट द मैक्सिमम चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर इज क्यू। कैपेसिटर का मैक्सिमम जो चार्ज है ना वो क्यू है। एंड व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन द एनर्जी स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल। याद करो फ्रेंड्स थ्योरी, एलसी ऑसिलेशंस में क्या था कि कैपेसिटर पहले कंप्लीटली चार्ज था, इंडक्टर में कोई करंट नहीं था। तो मतलब जो इनिशियली जो भी कुछ एनर्जी था सर्किट के पास वो कहाँ पे था? सर्किट के अंदर जो भी कुछ एनर्जी था एलसी सर्किट के कैपेसिटर के पास। वो कैपेसिटर के पास था। फिर ग्रेजुअली क्या होगा कि कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी है वो ट्रांसफर होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का एनर्जी इक्वल हो जाएगा। चलो सोचो कि इनिशियली सोच लो कि इनिशियली कैपेसिटर का एनर्जी 100 जूल है, 100 जूल, 100 जूल। तो दोनों का इक्वल होगा तब कितना कितना होगा दोनों के पास? 50। 50-50। मतलब अभी जो कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है राइट नाउ वो उसके इनिशियल एनर्जी से कितना हो गया? आधा। आधा। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि when energy of capacitor and energy of inductor are equalized, so at that time कैपेसिटर का जो एनर्जी है वो उसका जो 1/4। था इनिशियली जो मैक्सिमम है उससे हाफ हो जाएगा। क्या ये बराबर है फ्रेंड्स? यस सर। तो अभी कैपेसिटर का चार्ज अज्यूम कर लो कि क्यू डैश है, तो कैन आई से क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2c इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द क्यू मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2c। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। अब यहाँ पे तो हमको दिया हुआ है कि क्यू मैक्सिमम का वैल्यू तो है ना वो क्यू है, क्यू ऐसा दिया हुआ है हमको, क्यू मैक्सिमम जो है ना वो क्यू है। तो इसके द्वारा मुझे पता चल गया कि क्यू डैश का वैल्यू कितना होना चाहिए। So the charge in this situation, the charge in the capacitor in this particular situation should be q by root 2. Is that clear friends? यस सर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। सो फ्रेंड्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि करंट ऑफ 50 बाई पाई हर्ट्ज, करंट ऑफ 50 बाई पाई हर्ट्ज frequency is passing through a AC circuit having a series combination of the resistance and the inductance. What is the phase difference between the voltage and current? चलो पहले मुझे सोच के बताओ कि कौन सा वाला सर्किट है ये? इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस मतलब कौन सा वाला सर्किट है ये, मुझे ये बताओ। चलो कौन सा सर्किट है ये बोलो। एलआर।
RL series circuit, perfect. This is the circuit of RLN in series. तो फ्रेंड्स आपको ये बिल्कुल पता है कि RL सर्किट के लिए, RL AC सर्किट, तो उसके लिए आपको पता है कि अगर आपको फेज डिफरेंस फाइंड करना है तो फॉर एनी ऑफ द सर्किट इट इज़ अ XC माइनस XL बाय R। यहाँ पे XC 0 है तो XL बाय R। नेगेटिव साइन तो ये शो कर रहा है कि करंट है ना वो लेगिंग है, बट अगर मैग्नीट्यूड वाइज सोचे तो इट इज़ अ XL बाय R। नेगेटिव साइन तो जस्ट ये बता रहा है कि करंट है जो है ना वो लेगिंग है, इंडक्टर का इफेक्ट ज़्यादा है ना इसलिए, कैपेसिटर है ही नहीं। तो वो फ्रीक्वेंसी तो हमको दिया हुआ है 50 बाई पाई, इंडक्टेंस का वैल्यू भी 1 दिया हुआ है और आर का वैल्यू 100 दिया हुआ है। पाई पाई कैंसिल, न्यूमरेटर में भी 100, डिनोमिनेटर में भी 100, तो 1 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स tan फाई का वैल्यू 1 आया, तो फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए? 45। बट यहाँ पे सोच लो कि 2 ऑप्शन 45 है और एक में लिखा है करंट, एक में लिखा है करंट जो है ना वो लेगिंग है और दूसरे में करंट लीडिंग बोला है, तो क्या आंसर आएगा? लैगिंग। तो ये करंट लेगिंग वाला ऑप्शन आएगा, लीडिंग वाला नहीं आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? यस सर। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? अगर आपको यहाँ पे आर एंड सी दिया होता तो, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर दिया होता तो क्या होता? तो लीडिंग। तो करंट लीड करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्यू फैक्टर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? चलो याद है किसी को मैंने क्यू फैक्टर का फॉर्मूला डिराइव करके दिया था? तो अब बताओ मुझे सोच के कि क्यू फैक्टर कौन कौन से ऊपर, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रेजिस्टेंस के ऊपर, इंडक्टर और कैपेसिटेंस। तो इट इज डिपेंड ऑन द ऑल द 3 कंपोनेंट्स आर एल एंड सी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। तो 13th क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स यूज्ड इन द LCR सीरीज सर्किट। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या होगा? तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो 1/ωc है। अगर ओमेगा को आप इंक्रीज कर रहे हो, अगर आप नहीं डिक्रीज करना है, सॉरी डिक्रीज करना है, हमको यहाँ पे ओमेगा को डिक्रीज करना है। तो अगर आप ये ओमेगा को रिड्यूस करते हो तो अब सोच के बताओ कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? उसमें नीचे डिनोमिनेटर में ओमेगा है ना, तो ओमेगा डिक्रीज होगा तो वो इंक्रीज। हाँ इंक्रीज होगा। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज आएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज आएगा। तो पहले इंक्रीज उसके बाद डिक्रीज, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट चॉइस। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 14, when does the impedance of LCR circuit becomes minimum? इम्पीडेंस को मिनिमम करना है। चलो सोच के बताओ इम्पीडेंस मिनिमम कब होता है? सिर्फ रेजिस्टेंस होता। क्या होता अब? सर मतलब XC इक्वल्स टू XL हो जाए। हाँ तो ये जो पार्ट है ना उसको रिएक्टिव पार्ट बोलते हैं इम्पीडेंस का, इसको जो है ना वो रिएक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। तो अब ये रिएक्टिव कंपोनेंट क्या होना चाहिए? व्हेन द Z बिकम्स मिनिमम, तो रिएक्टिव कंपोनेंट बिकम्स 0, ओनली द रेजिस्टेंस R। तो कोई आपसा ऑप्शन है कि ये इसको, ये इमेजिनरी है ना वो निकाल दो आप और वहाँ पे रिएक्टिव कंपोनेंट लिख दो। इमेजिनरी के बदले रिएक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं उसको। तो ये ऑप्शन डी आएगा, व्हेन द रिएक्टिव कंपोनेंट बिकम्स मिनिमम और 0। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। ये इमेजिनरी पार्ट को रिएक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या लिखा है। इन द आइडियल ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, बट आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होता है? तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जो आपका
आउटपुट पावर है उतना ही इनपुट में होता है, तो VS IS इज इक्वल्स टू VP IP। तो ये किसके लिए है? आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। बट अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऐसा दिया होता तो आउटपुट का मतलब सेकेंडरी का पावर जो है ना वो ऑलवेज इनपुट के पावर से कम होगा अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर दिया होता तो। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। आइडियल ट्रांसफार्मर तो दोनों सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ आप 16 पे। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? हाँ, a coil of inductor L and resistance R is connected with the AC source. If the angular frequency of the source is omega, then what is the current? Current का मतलब I मतलब IRMS। तो IRMS is equals to VRMS by Z। बट यहाँ पे L and R है और AC सोर्स है, तो क्या आना चाहिए Z के बदले? बोलो भैया। R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो XL का वैल्यू वैसे क्या होता है? इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। फ्रेंड्स मैं अभी जो बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट, very very important. For a DC source a frequency becomes zero। DC का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कांस्टेंट सप्लाई होता है वहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू टाइम के साथ वेरी नहीं होता है, उसका फ्रीक्वेंसी ज़ीरो बोलते हैं हम इसको। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L। वैसे ये हमने एक आध न्यूमेरिकल में बात किया हुआ है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम जीरो, इट बिहेव सिंपल कंडक्टर। एज अ कंडक्टर। ये हमने डिस्कस कर लिया है वैसे, बट फिर से एक बार बोल देते हैं। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या होगा? तो XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C, दैट इज अ 1 अपॉन 2 पाई FC इज अ। એમાં તો કરંટ જ ફ્લો નહીં થાય ને। हाँ, तो अब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इट विल बिहेव एज अ कैपेसिटर, बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट मतलब हाँ ना, इंसुलेटर। शॉर्ट सर्किट तो ऊपर होगा, ये तो ओपन सर्किट होगा। ऊपर शॉर्ट सर्किट होगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट ही फ्लो नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये आपको ऑलवेज याद रखना है, इसको लिख लेना ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है और हाफ पावर पॉइंट जो है ना वो 550 650 है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अगर ना दे तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज़ द क्यू फैक्टर। तो फ्रेंड्स हमको पता है कि क्यू फैक्टर क्या होता है। तो कोई किसी को याद है व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द क्यू फैक्टर? आर अपन एल। नहीं, उसका जो बेसिक डेफिनेशन था वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। So that was the basic definition. So that is omega 0 upon omega 1 minus omega 2. So that was the basic definition. और मैं इसको F0 अपॉन F1 माइनस F2 भी बोल सकता हूँ। 2 पाई से मैंने डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 पाई से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आपको दिया हुआ है, हाफ पावर पॉइंट पे आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 650 माइनस 550। और आपको याद करो रेजोनेंस का हो, तो जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में थी, तो व्हाट शुड बी द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दोनों के एग्जैक्ट बीच में, मतलब क्या आएगा? 600। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसको देने की ज़रूरत नहीं थी, वो वैसे भी 600 ही आने वाली थी।
क्या ये बात आपको समझ में आया? हाँ बराबर। तो वो देने की वैसे भी ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज ये हाफ पावर पॉइंट के एग्जैक्टली बीच में आता है वो पॉइंट। तो ये हो जाएगा 600 अपॉन 100, तो विल बी अ 6, तो क्यू फैक्टर का वैल्यू 6 रहेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 18, आपको पावर का इक्वेशन दिया हुआ है VRMS IRMS कोस डेल्टा। सो द पावर फैक्टर एट द रेजोनेंस, तो एट द रेजोनेंस व्हाट इज द पावर फैक्टर, ऐसा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स एट रेजोनेंस क्या होता है, याद करो। एट द रेजोनेंस याद है आपको, एक्स सी इज इक्वल्स टू एक्सएल होगा, तो जेड बिकम्स आर होगा। अब आपको पता है कि पावर फैक्टर तो कोस फाई है, और कोस फाई का वैल्यू आर बाई जेड है, आपको पता है। तो भाई जेड इक्वल्स टू आर है, तो आर बाई आर हो जाएगा। तो आर बाई आर क्या हो जाएगा भैया? 1। 1 हो जाएगा। तो एट द रेजोनेंस व्हाट इज द पावर फैक्टर? द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इज ऑलवेज 1। आया बात समझ में फ्रेंड्स? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In the AC circuit, in 1 second, the value of current becomes 0 120 times. So what is the frequency? Frequency of the AC source. तो friends ऐसा है कि if the frequency of AC source is F, then देखो 1 सेकंड में है ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। अब जब एक साइकिल कंप्लीट होगा ना, एक साइकिल, तो वैल्यू आपको पता है कि करंट का वैल्यू 2 टाइम्स 0 होता है। अगर एक साइकिल कंप्लीट होता है तो कोई भी टाइम वेराइंग फंक्शन का वैल्यू 2 बार 0 होता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और फ्रीक्वेंसी एफ का मतलब 1 सेकंड में एफ टाइम्स वो साइकिल पास होगी, और हर एक साइकिल में 2 बार 0 होना। तो देन द वैल्यू becomes 0 how many times? 2f times, because in 1 second f number of cycle has been passed, and in each cycle 2 times 0, so total number of times the function can be 0 because 2f times। तो यहाँ पे 2f is equals to 120 दिया हुआ है, तो what should be the frequency? 60। 60 हर्ट्ज। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि आपको करंट का फॉर्मूला दिया हुआ है, एंड सिंपल यू वांट्स टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू। तो फ्रेंड्स हमको पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर आपको IRMS फाइंड करना है तो सिंपल क्या करना होता है, आपको IM/√2 करना होता है। तो IM का जो वैल्यू है ना, वो तो यहाँ पे 100 दिया हुआ है /√2, तो ये आपका आंसर आएगा 50√2। मजाक है ये क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस इज VR, VL एंड VC। सो व्हाट इज द सप्लाई सोर्स? तो फ्रेंड्स आपको हमेशा ये याद रखना है कि V इज इक्वल्स टू, देखो कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आपको ये VR, VL एंड VC क्या लेना है, उसके RMS वैल्यूज लेने हैं। तो ये RMS रिलेशन फॉर RMS, तो ये जो है ना वो RMS वोल्टेज का रिलेशन है। और अगर आपको ऐसा बोला है कि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एट टी टाइम इज VRT, VC एट टी टाइम एंड VL एट द टी टाइम, तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अगर है, ऐसा दिया होता, तो मैं ऐसा कह सकता कि भाई इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए तो यही फॉर्मूला है, V1 + V2 + V3 इक्वल्स टू V सप्लाई वोल्टेज। तो ये जो दूसरा वाला जो मैंने लिखा वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आपको ऑटोमेटिकली इट इज टेकन फॉर द ग्रांटेड दैट वो RMS ही है। तो RMS ही है, इसका मतलब क्या आंसर आएगा आपका? व्हाट शुड बी द आंसर? डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। इज दैट क्लियर? यस सर।
चलो क्वेश्चन नंबर 22 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज़ अ रियली गुड क्वेश्चन। 22 में ऐसा दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे एक सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है और वहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ये जो 1 माइक्रोफैरेड है कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है और फिर आपको ए मीटर का रीडिंग बताना है। तो फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर, जो एसी ए मीटर जो होता है ना, ए मीटर वोल्ट मीटर, वो क्या मेजर करके देगा। तो एसी ए मीटर जो होता है, एसी ए मीटर जो होता है वो आपको क्या मेजर करके देगा, IRMS। एंड एसी वोल्ट मीटर जो होता है ना, वो कौन सा वोल्टेज मेजर करता है फ्रेंड्स, याद रखो ऑलवेज वो VRMS। तो कभी भी आपको एसी ए मीटर का रीडिंग पूछते हैं तो आपको क्या करना है, IRMS का वैल्यू फाइंड करना है। एंड IRMS इज इक्वल्स टू VRMS बाई Z। बट यहाँ पे क्या है, तो बोले ओनली कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में Z के बदले क्या लिखना चाहिए मुझे, ओमेगा XC, और XC के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए, 1/ωc। 1/ωc। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, एंड VRMS के बदले VM/√2 लिखना चाहिए मुझे। यस। अब ओमेगा कितना है, तो लुक एट दिस फॉर्मूला और मुझे निकालो, ओमेगा निकालो यहाँ से। V इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा कितना है भैया, 100। 100। C कितना है, 1 माइक्रो। VM कितना है, √2 200√2 और अपॉन √2। तो √2 कैंसल, 1 2 3 4 4 निकल जाएगा। तो 20 आई कैन से 2 इंटू 10⁻²। कैन आई से 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर। 10⁻³ एम्पियर मतलब मिली एम्पियर, सो इट इज़ अ 20 मिली एम्पियर। क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। चलो आप सोच के बताओ क्या आंसर आना चाहिए। ऐसा दिया हुआ है कि ओनली इंडक्टर इज कनेक्टेड, ओनली इंडक्टर। तो आपको पता है कि करंट का जो फॉर्मूला रहेगा, ओनली इंडक्टर में करंट का जो होता है फॉर्मूला, दैट इज I इज इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी। देखो इंडक्टर है, वोल्टेज का फॉर्मूला जो है वो VM साइन ओमेगा टी है। तो करंट का वो लेगिंग होगा या लीडिंग होगा, लैगिंग। लेगिंग। तो ओमेगा टी +π/2 या -π/2। माइनस। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बाकी बचा ये, और VM करंट का I इज इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी -π/2, IM इज इक्वल्स टू VM बाई Z, बट Z के बदले ओमेगा L। तो कौन सा वाला आएगा अभी बताओ मुझे, बी। ऑप्शन बी ऑब्वियसली। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। इन द आउटपुट पावर ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। देखो वो कुछ लिखा नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में है। तो चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, बट प्रैक्टिस में क्या होता है कि इन प्रैक्टिस लाइफ, तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि 4 टाइप के लॉसेस होते हैं। याद है आपको कौन से 4 टाइप के लॉस था? नंबर 1 फ्लक्स का लीकेज होता है, याद है, फ्लक्स लीक हो जाता है। नंबर 2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी के कुछ रेजिस्टेंस होते हैं कॉइल के। नंबर 3 वो आयन आयन कोर पार्ट था, आयन कोर, सॉफ्ट आयन जग का जो कोर पार्ट था उसके अंदर एडी करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। एंड नंबर 4 हिस्टैरिसीस साइकिल के द्वारा भी कुछ लॉस होगा। तो कुछ ना कुछ तो लॉस होता है। तो आउटपुट का पावर चाहे स्टेप अप हो या चाहे स्टेप डाउन हो, आउटपुट का जो पावर होगा वो इनपुट से कम। कम ही होगा। सो द आउटपुट पावर इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट पावर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 25। In the RC circuit, when the charge on the plate of the capacitor increases, कैपेसिटर का चार्ज जब इंक्रीज होगा तो एनर्जी कहाँ पे स्टोर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में? मैग्नेटिक। अरे कैपेसिटर का चार्ज इंक्रीज हो रहा है,
तो एनर्जी कहाँ पे स्टोर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में? फ्रेंड्स, कैपेसिटर स्टोर्स द एनर्जी in between the two plate in the electric इलेक्ट्रिक फील्ड and inductor stores the energy in the magnetic field. इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर कैपेसिटर का चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो क्या इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी इंक्रीज होगा। अगर ऐसा बोला होता कि इंडक्टर का करंट इंक्रीज हो रहा है, इंडक्टर का करंट इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या लिखते, तो मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड आता। तो क्या फ्रेंड्स ये पूरा चीज आपको समझ में आया? जो एमसीक्यू मुझे करवाने थे वो अलग अलग टॉपिक के रिलेवेंट, जो जितना भी टॉपिक हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए वो सारे टॉपिक के रिलेवेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ एमसीक्यू थे। वो सारे जो मुझे करवाने थे वो मैंने करवा दिया। आपको अब क्या करना है, तो व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम, आप जब नेक्स्ट टाइम आते हो तो आपको क्या करके लाना है, तो आपको ये सेल्फ लर्निंग 7 चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है। तो फ्रेंड्स, व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम तो आपको ये सेल्फ लर्निंग जो है वो पूरा सॉल्व करके लाना है। मैं एक आध दो एमसीक्यू आपको यहाँ पे बताता हूँ जो अच्छे वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप देख सकते हो। सो इसका मुझे आरएमएस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन में ये सेल्फ लर्निंग का नोट्स दिख रहा है आपको? यस सर। तो 3-4 अच्छे एमसीक्यू में अभी आपके पास, मेरे पास टाइम है तो मैं करा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। तो क्वेश्चन में क्या है भैया कि यहाँ पे ये I2 नीचे की साइड है, वो तो आपको ऑप्शंस के ऊपर से पता चल गया होगा, ऑप्शन के ऊपर से पता चल गया होगा कैसा है। देखो मुझे करंट का फॉर्मूला दिया हुआ है I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 cos sin ओमेगा टी, मुझे उसका RMS फाइंड करना है। तो किसी को पता है व्हाट वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द RMS? तो RMS का मतलब क्या है कि आपको पहले उसका स्क्वायर करना है, उसका एवरेज निकालना है और उसका रूट निकालना है। तो दैट इज कॉल्ड द RMS, रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको जो करंट का फॉर्मूला दिया है कि भाई I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उसका स्क्वायर करना है। तो I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी का स्क्वायर करना है। तो करो स्क्वायर भैया। तो ये हो जाएगा I1 स्क्वायर को स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 कोस ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, स्क्वायर तो पता है ना भैया, 2AB प्लस बी स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई I1 स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर थीटा जो है ना, उसको मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 प्लस I1 I2 ये 2 साइन थीटा कोस थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, sin 2 ओमेगा टी। साइन 2 ओमेगा टी। और ये I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। चलो यहाँ पे अब यहाँ तक पहुँचे आप? यस सर। देखो स्क्वायर निकाल दिया, अब हम क्या करेंगे, रूट। नहीं, पहले उसका मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो टर्म नंबर 1 का एवरेज, तो उसमें I1 स्क्वायर तो बाहर निकल के आएगा और 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी का एवरेज निकलेगा। फिर दूसरे टर्म में क्या होगा कि I1 I2 बाहर निकल के आएगा, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज निकलेगा। एंड तीसरे टर्म में क्या होगा कि I2 स्क्वायर जो है ना वो तो बाहर निकल के आएगा और एवरेज ऑफ 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। अब आपको पता है कि ये साइन 2 ओमेगा टी या कोस 2 ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है? 0। हाँ, तो आपको पता है कि यहाँ पे I1 स्क्वायर 1 का तो एवरेज 1 निकलेगा और इसका 0 हो जाएगा बाई 2। दूसरे टर्म का तो 0 ही हो जाएगा। तीसरे टर्म का हो जाएगा I2 स्क्वायर 1 माइनस 0 बाई 2। तो फिर फ्रेंड अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, I1 स्क्वायर बाई 2 प्लस I2 स्क्वायर बाई 2। तो अब तो मुझे अभी इसका स्क्वायर मिला, अब क्या करेंगे हम उसको, रूट। उसको रूट निकालेंगे तो उसका RMS वैल्यू मिल जाएगा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का रूट अपॉन रूट 2। तो
तो ऐसा कोई ऑप्शन है I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का रूट अपॉन रूट 2? ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। तो ये कैसे आरएमएस फाइंड करना है पता चला आपको फ्रेंड्स? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। चलो और एक क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है। उसमें ऐसा बोला गया है कि अगर ऐसा कोई सर्किट है तो अमॉन्ग्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विच इज द ट्रू ऑब्जर्वेशन, कौन सा वाला करेक्ट है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो एक चीज, मेरी बात सुनो। हमारे घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, एम आई राइट फ्रेंड्स? यस और नो? यस सर। यस सर। तो हमारे घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आता है तो उसका मतलब कि उसका जो करंट का जो वैल्यू है ना वो कम्प्लीटली कंटिन्यूसली वेराई होता है, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम से जीरो, ऑल्टरनेटिवली वेराई होता है। तो करंट गेट्स वेराई कंप्लीटली कंटिन्यूसली। तो क्या हम जब बल्ब चालू करते हैं तो उसका जो लाइट का इंटेंसिटी है क्या वो भी साथ साथ में वेराई होता है टाइम के साथ? नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता? करंट तो वेराई होता है टाइम के साथ, जीरो मैक्सिमम जीरो, तो ये लाइट इंटेंसिटी क्यों वेराई नहीं होता? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बल्ब के अंदर जो लाइट ग्लो होता है, जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस होता है लाइट का, उसका रीजन करंट नहीं है। तो बोले करंट के द्वारा ही तो होता है, अगर करंट पास नहीं करोगे तो वो नहीं होगा, सही बात है। बट लाइट का जो ग्लोनेस है, वो जो लाइट प्रोड्यूस होता है बल्ब के अंदर, वो करंट के साथ वेराई नहीं होता। उसका रीज़न ऐसा है कि उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये लाइट प्रोड्यूस होने का रीज़न क्या है? तो क्या आपको पता है लाइट क्यों प्रोड्यूस होता है बल्ब के अंदर? किसी को पता है? सर जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसमें से लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी ना प्रोड्यूस। ना ना ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब बल्ब में से करंट पास होगा तो उसका जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट वो गर्म होता है। अब मैंने क्या किया है कि वो फिलामेंट को मैंने वैक्यूम कर दिया है, मतलब फिलामेंट के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो एटमॉस्फेयर में चली ना जाए, इसके लिए मैंने उसके आसपास वैक्यूम करके वहाँ पे एक ग्लास का एक सरफेस मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, सो दैट इट गेट्स वैक्यूम्ड। तो अब क्या होगा कि ये जो फिलामेंट का जो हीट है, तो उसके द्वारा फिलामेंट के अंदर जो एटम्स है उसको एनर्जी मिलेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन है ना उसके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, एंड इट कैनॉट स्टे अ लॉन्ग टाइम इन द एक्साइटेड स्टेट। उसको मेटास्टेबल, आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि उसको मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 या 10⁻⁹ सेकंड तक ही रह सकते हैं, वो वापस आ जाएंगे। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। तो वो जब हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल में वापस आएंगे तो वो क्या करेंगे, दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस जितना रेडिएशन एमिट करेंगे। क्या ये पढ़ चुके हो बोहर्स सेकंड हाइपोथेसिस? हाँ सर। तो वो जो रेडिएशन होगा दैट इज कॉल्ड अ लाइट एनर्जी, वही हमारे लिए लाइट है, वही हमारे लिए इंटेंसिटी है। तो यहाँ पे जो लाइट बल्ब में से जो लाइट प्रोड्यूस होता है उसका रीज़न ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस है, इसका रीज़न हीट एनर्जी है। तो मैं ऐसा प्रिसाइजली कह सकता हूँ कि लाइट प्रोड्यूस होने का रीज़न करंट नहीं है, पर करंट के द्वारा जो करंट के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होता है वो है। तो अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि दोनों बल्ब ने सेम ग्लोनेस, मतलब अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि बोथ बल्ब ग्लो इक्वली, अगर मैं ऐसा मान के चलूँ तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बल्ब एक का I RMS² R1 इज इक्वल्स टू बल्ब दो का I² R2, दोनों का हीट सेम होना चाहिए। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। दोनों का, बट यहाँ पे है ना ऐसा दिया हुआ है कि आइडेंटिकल बल्ब्स है, आइडेंटिकल लेंस है, तो मतलब दोनों का जो रेजिस्टेंस, दोनों बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो सेम। सेम है। तो कैन आई से I1 इज इक्वल्स टू I2, यस सर। I1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन Z1, I2 इज इक्वल्स टू V2 by Z2। बट मैंने V1 एंड V2 नहीं लिखा, क्यों?
बिकॉज ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल। पैरेलल में है और पैरेलल में तो दोनों के वोल्टेज सेम हो गए। चलो तो मुझे ये बताओ अब Z1 कितना है। चलो ये वोल्टेज तो खत्म हो गया, तो मतलब Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाएगा, वोल्टेज दोनों का सेम है। तो Z1 इज इक्वल टू Z2, बट मुझे सोच के बताओ कि Z1 इज द इम्पीडेंस ऑफ द फर्स्ट ब्रांच एंड Z2 इज द इम्पीडेंस ऑफ द सेकंड ब्रांच। तो मुझे ये बताओ कि फर्स्ट ब्रांच का इम्पीडेंस क्या है। फर्स्ट ब्रांच का इम्पीडेंस क्या है। देख लो, आर। गलत बात, गलत बोल रहे हो आप। अरे दिख तो रहा है आपको। हाँ, फिर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो स्क्वायर, मतलब एक्स इक्वल्स टू एक्सएल। हाँ तो एक्स इज इक्वल टू एक्सएल हो जाएगा। देखो ये तो फॉर्चुनेटली हमको रेजोनेंस जैसा दिखा, बट यहाँ पे ये रेजोनेंस नहीं है हाँ भैया। वो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC होगा, मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC होगा। तो एफ इज इक्वल्स टू मतलब वंस अगेन एफ इज इक्वल्स टू 1/2π√LC होगा। तो अगर हमने ऐसा मान लिया कि दोनों बल्ब सेम ग्लो प्रोड्यूस ग्लो इक्वली, ऐसा है हमने ऐसा मान लिया, तो हमको फाइनली ये रिजल्ट मिला कि फ्रीक्वेंसी तो फिर जनरेटर का ये होना चाहिए, दिस शुड बी द फ्रीक्वेंसी। तो वाइसे वर्सा, अगर जनरेटर का फ्रीक्वेंसी ये है तो दोनों का बल्ब का ग्लोनेस सेम होगा। सेम होना चाहिए। तो क्या ये पता चला फ्रेंड्स आपको। यस सर, सर बट तो रेजोनेटिंग नहीं देखो फ्रीक्वेंसी तो देखो है मेरी ना। बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। 1/√LC जो है ना वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, बट वो ओनली कौन से सर्किट के लिए है। वो तो LCR सीरीज AC सर्किट के लिए ही है। अलग अलग सर्किट के रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, इंजीनियरिंग में आप पढ़ोगे कि अलग अलग सर्किट के रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अलग अलग होते हैं। हमने जो केस पढ़ा है दैट इज अ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओनली एंड ओनली फॉर द सर्किट LCR सीरीज AC सर्किट। ये जो सर्किट है यहाँ पे जो सर्किट दिया वो तो कुछ अलग ही है, वो तो फॉर्चुनेटली वो फॉर्मूला मैच कर रहा है, फॉर्चुनेटली फॉर्मूला मैच कर रहा है, बट उसको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है यहाँ पे। इज दैट क्लियर। अच्छा, ओके, यस सर। यहाँ पे इसको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये तो फॉर्मूला मैच कर दिया है। बट आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हर एक केस में रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 1/√LC नहीं होता है, वो ओनली LCR सीरीज के लिए ही वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, हर एक केस के लिए नहीं है वो। इज दैट क्लियर। ओके सर, यस सर। तो यहाँ पे बस अब ट्राई करना, अब मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ना, मोस्ट प्रॉब्ली आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें, मैंने जो भी था वो मोस्टली तो करवा दिया है, 2-3 क्वेश्चन जो अच्छे थे वो मैंने कराए हैं। तो आप अब इसको पूरा सॉल्व करके लाना। देखो ये चैप्टर में है ना, बोर्ड के एग्जाम में आपका जो पेपर स्कीम है उसमें ऐसा लिखा है कि 4 मार्क्स का एक बड़ा वाला क्वेश्चन पूछेंगे एंड 4 मार्क्स के 4 MC, एक मार्क्स के 4 MCQ पूछेंगे। मतलब मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि थ्योरी न्यूमेरिकल का जितना वेटेज है ना उतना ही वेटेज इसके MCQ का है। तो आप प्लीज़ इसके सारे MCQ एक बार कंप्लीट करके लाना, विद इन हाफ एन आवर आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करूँगा। तो वापस से मिलेंगे, हम वापस से मिलेंगे टुमारो। यू विल बी हैविंग अ JEE लेक्चर एज पर द शेड्यूल्ड। चलो मुझे ये बताओ कि क्या मैं JEE का 1 o'clock से ले सकता हूँ। कल कल सैटरडे है, तो कैन आई अरेंज योर लेक्चर एट द 1 to 2:30 JEE लेक्चर। ના સર ના क्या हुआ। લાયસન્સ માટે જવાનું છે क्या જવાનું છે। लाइसेंस तो ठीक है अभी, वो तो उसके सिवाय લાયસન્સ માટે અચ્છા એક જ ડેટ છે પણ કાલની ડેટ આવી ગઈ છે अच्छा कितने बजे जाना है आपको। 1:12:30 के अराउंड जाना है ओके आज का सेशन तो मैंने अभी यहाँ पे खत्म कर दिया है।